चैप्टर नंबर 2 का बैलेंस पोर्शन कंप्लीट करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर रहा हूं। पेज नंबर 260। LA प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन ए मशीन दैट विल कॉस्ट 1 लाख रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हैव बीन एस्टिमेटेड एट 36,000 रुपए पर एनम फॉर 3 ईयर। The company has two options for smooth functioning of machine. One is service, another is replacement of part. If the company opt to service a part of the machine at the end of year 1 at 20,000 रुपए, in such case, scrap value at the end of year 3 will be 25,000 रुपए. However, if the company decide not to service the part, it will have to be replaced at the end of year 2 at 30,800 रुपए. In this case, the machine will work for the 4th year also, get operational cash inflow of 36,000 रुपए for 4th year. It will have to be scrapped at the end of year 4 at 18,000 रुपए. COC 10% ignoring tax. Determine the purchase of this machine based on the NPV of this machine. बेटा ये क्वेश्चन में एक खास बात ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में हालांकि अनइवन लाइफ वाला क्वेश्चन है, लेकिन इक्विवेलेंट एनुअल वाला कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि एनपीवी पूछा है आपको इक्विवेलेंट एनुअल नहीं पूछा है, एनपीवी पूछा है। और अगर सप्लायर 10,000 रुपये डिस्काउंट देगा तो क्या डिसीजन होगा? बेटा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप 0 पीरियड में 1 लाख रुपए की मशीन खरीदेंगे बेटा। फिर 3 साल तक आपको 36,000 रुपए पर एनम के कैश इनफ्लो होंगे बेटा। फिर उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है बेटा। एक ऑप्शन है सर्विस ए पार्ट ऑफ द मशीन। आप मशीन के किसी पार्ट की सर्विसिंग करवा सकते हो बेटा। अगर आप मशीन के किसी पार्ट की सर्विसिंग करवाओगे तो क्या होगा बेटा? तो ईयर 1 में आपका 20,000 रुपए का कैश आउटफ्लो लगेगा बेटा। ईयर 1 में आपका 20,000 का कैश आउटफ्लो लगेगा और ईयर 3 के आखिरी में 25,000 रुपए में वो मशीन बिक जाएगी। यानी अगर मशीन के एक पार्ट की आप सर्विसिंग करवाते हैं तो आपके पूरे कैश फ्लो कौन कौन से होंगे बच्चों? 1 लाख रुपए में पहले 0 पीरियड में मशीन खरीदो, आउटफ्लो हो गया। ईयर 1 में 20,000 रुपए में पार्ट की सर्विसिंग करवाओ, ये 20,000 रुपए ईयर 1 का आउटफ्लो हो गया। 3 साल की लाइफ रहेगी, 3 साल तक 36,000 पर एनम का कैश इनफ्लो होगा बेटा, और 25,000 का कैश इनफ्लो आएगा ईयर 3 में साल्वेज वैल्यू से। ये हो गया सर्विस द पार्ट वाला पोर्शन। However, if the company decide not to service the part, it will have to be replaced at the end of year 2 at 30,800 रुपए। अगर पार्ट की सर्विसिंग नहीं करवाओगे आप तो आपके सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है रिप्लेस करना पड़ेगा पार्ट को। रिप्लेस करोगे तो क्या होगा बेटा? रिप्लेस करोगे तो ईयर 2 में आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा 30,800 रुपए में, तो ईयर 2 का कैश आउटफ्लो लगेगा 30,800 रुपए। उस केस में ये मशीन 4 साल चलेगी, कैश इनफ्लो 36,000 होंगे, तो इस केस में आपको 4 साल तक 36,000 कैश इनफ्लो होगा। पार्ट को सर्विस करवाओगे 3 साल तक कैश इनफ्लो होगा 36,000। पार्ट को रिप्लेस करोगे 4 साल तक कैश इनफ्लो होगा 36,000, और ईयर 4 में अपन 18,000 रुपए में उसको बेच देंगे। तो मतलब अगर पार्ट को सर्विस कराते हो 3 साल की लाइफ, पार्ट को रिप्लेस करते हो 4 साल की लाइफ, पार्ट को सर्विस कराते हो 1 लाख का आउटफ्लो मशीन का, और पार्ट को सर्विस करवाने का 20,000 का आउटफ्लो, 36,000 का 3 साल तक कैश इनफ्लो, 25,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू ईयर 3 में। पार्ट को रिप्लेस करते हो 1 लाख की मशीन खरीदो, ईयर 2 के आखिरी में रिप्लेसमेंट में 36,800 रुपए का कैश आउटफ्लो, 4 साल तक 36,000 का कैश इनफ्लो और 18,000 रुपए साल्वेज वैल्यू। एनपीवी निकालने बोल रहा है, इसलिए इक्विवेलेंट एनुअल कंसेप्ट नहीं लगेगा। हालांकि पार्ट को सर्विस कराओगे 3 साल लाइफ है, रिप्लेस करोगे 4 साल लाइफ है, लेकिन इक्विवेलेंट एनुअल कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, सप्लायर अगर 10,000 डिस्काउंट देगा तो क्या होगा? अगर 10,000 डिस्काउंट देगा तो मशीन की कॉस्ट जो 1 लाख लिखा है बेटा वो 90,000 पे हो जाएगी। तो बेटा आंसर होगा ये, पहले सर्विस द पार्ट का एनपीवी निकाले, 9864 नेगेटिव एनपीवी आया। फिर रिप्लेसमेंट का रिप्लेस द पार्ट का एनपीवी निकाले, 954 का पॉजिटिव एनपीवी आया। बहुत कम पॉजिटिव एनपीवी है, फिर पॉजिटिव तो है ना, तो रिप्लेस द पार्ट को रिकमेंड करेंगे। और अगर 10,000 का डिस्काउंट मिल गया बेटा, अपना एनपीवी 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा फिदा फिदा। तो इसलिए सर्विस द पार्ट वाले में जो निगेटिव एनपीवी था 9874,
वो 10,000 बढ़ गया तो 126 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर 954 का पॉजिटिव एनपीवी था, 10,000 बढ़ गया 10994 हो गया। यहाँ पर भी हायर एनपीवी रिप्लेसमेंट में है, रिप्लेसमेंट को रिकमेंड करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट वैरायटी बेटा, ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट वाले 4 क्वेश्चन है, 24, 25, 26, 27। चारों क्वेश्चन एकदम एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, 2 मशीन है ए और बी। मशीन ए की कॉस्ट है 7,50,000, लाइफ है 3 साल, रनिंग कॉस्ट है 2 लाख रुपए पर एनम। मशीन बी की कॉस्ट है 5 लाख, लाइफ है 2 साल, रनिंग कॉस्ट है 3 लाख रुपए पर एनम। ये टैक्स को इग्नोर करने बोल रहा है, इसलिए डेप्रिशन भी इग्नोर हो गया। 9% सीओसी है, 3 साल का पीवीएफ दिया हुआ है। क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, ये क्वेश्चन है अनइवन लाइफ वाला क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन जो है ना 24, 25, 26, 27, ये चारों क्वेश्चन अनइवन लाइफ वाले क्वेश्चन है। और चारों क्वेश्चन में खाली कैश आउटफ्लो ही कैश आउटफ्लो है, इनफ्लो है ही नहीं इन क्वेश्चन में। तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 2 मशीन है भैया। पहली मशीन कॉस्ट 7,50,000, रनिंग कॉस्ट 2 लाख पर एनम, लाइफ 3 साल। सेकंड मशीन कॉस्ट 5 लाख रुपए, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली चीज, लाइफ 2 साल है बेटा सेकंड मशीन की, और रनिंग कॉस्ट है 3 लाख रुपए पर एनम। क्वेश्चन में अपने को बोला है दोनों में से कौन सी मशीन बेटर होगी। अपन इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कंसेप्ट से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में क्या करेंगे अपन लोग, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में अपन लोग क्या करेंगे, ये एक 6 पॉइंट का स्टेटमेंट बनाएंगे। 6 पॉइंट में पहला पॉइंट दोनों मशीन की कॉस्ट लिख दो, सेकंड पॉइंट रनिंग कॉस्ट पर एनम लिख दो, थर्ड पॉइंट लाइफ लिख दो, फोर्थ पॉइंट रिस्पेक्टिव लाइफ की एन्यूटी फैक्टर लिख दो, फिफ्थ पॉइंट रनिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। रनिंग कॉस्ट फ्यूचर में लगेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए उसको एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो रनिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब अपने को मशीन की कॉस्ट मालूम है और रनिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू मालूम है, दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा पीवीसीओ। पीवीसीओ को एन्यूटी फैक्टर से डिवाइड कर दो, पीवीसीओ को एन्यूटी फैक्टर पे डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। जिस मशीन की इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट लोअर होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि ये पीवीसीओ जो है ना ये कंपेरेबल नहीं है बेटा, ये पीवीसीओ जो है ना ये कंपेरेबल नहीं है। मशीन ए में 12,56,260 रुपए का पीवीसीओ दिया हुआ है, मशीन बी में 10,27,730 रुपए का पीवीसीओ दिया हुआ है, लेकिन ये कंपेरेबल नहीं है बेटा, क्योंकि मशीन ए में 12,56,260 रुपए का आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लगेगा, लेकिन मशीन ए 3 साल चले भी दोगी। मशीन बी अगर खरीद लोगे बेटा तो अभी तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो उसमें कम दिख रहा है, 10,27,730 दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई 10,27,330 रुपए अभी आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मशीन बी का दिख रहा है। लेकिन ये भी तो सोचो कि मशीन बी 2 साल चलेगी, मशीन बी अगर 2 साल चलेगी बेटा तो आपको तो 2 साल के बाद वापस से रिप्लेस करके नई मशीन बी खरीदना पड़ेगा, तो आपका तो वापस से खर्चे लगने शुरू हो जाएंगे। मशीन ए खरीदोगे 3 साल चलेगी ना भाई, कंपेरेबल नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि मशीन ए 3 साल चलेगी जबकि मशीन बी सिर्फ 2 साल चलेगी। कंपेरेबल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों पर लोग, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालते हैं। देखो बेटा, फ्यूचर में अगर कोई एनुअल कैश इनफ्लो रहता है, कोई भी एनुअल कैश फ्लो रहता है बेटा, और अगर वो इवन रहता है बेटा, फ्यूचर में कोई भी एनुअल कैश फ्लो रहता है बेटा और वो इवन रहता है बेटा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एनुअल कैश फ्लो को एन्यूटी से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू आता है। तो बेटा एनुअल कैश फ्लो इनटू एन्यूटी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, तो इस फॉर्मूले को अगर रीड्राफ्ट करके बेटा प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाई उधर से जो एन्यूटी मल्टीप्लाई था उसको इधर ले आओगे, तो प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाई एन्यूटी कर दोगे बेटा तो एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा। यही अप्रोच इन चारों क्वेश्चन में लगेगी बेटा। तो जिसका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कम आएगी बेटा उसको अपन रिकमेंड करेंगे। अब बेटा मैं आपको कैपिटल रेशनिंग वाले क्वेश्चन करवाता हूं। कैपिटल रेशनिंग का क्या मतलब होता है बेटा, कैपिटल रेशनिंग वाले क्वेश्चन की क्या पहचान है बेटा, कैपिटल रेशनिंग वाले क्वेश्चन की पहचान ये है बेटा कि कैपिटल रेशनिंग वाले क्वेश्चन में अपने को लिमिटेड फंड रहते हैं, पैसा लिमिटेड रहता है, प्रोजेक्ट एक से ज्यादा रहते हैं, और जितने प्रोजेक्ट है ना
उन सब में अगर पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे ना तो उतना पैसा हमारे पास नहीं रहता है। तो अपने को जितना लिमिटेड पैसा है ना उसको प्रोजेक्ट में एलोकेट करना पड़ता है कि कौन से प्रोजेक्ट को टेकअप करें, कौन से प्रोजेक्ट को छोड़े। इसको बोलते हैं कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग में दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहते हैं बेटा, एक रहता है डिविजिबल प्रोजेक्ट, एक रहता है इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। डिविजिबल प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं? जहां अगर आप पूरा प्रोजेक्ट टेकअप नहीं भी कर पाए ना तो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को टेकअप कर सकते हो। अगर आप पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को टेकअप करोगे ना तो एनपीवी जो है वो भी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। दूसरा है इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। इनडिविजिबल प्रोजेक्ट में क्या होता है बच्चों कि आप पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को टेकअप नहीं कर सकते बेटा, या तो आपको पूरा प्रोजेक्ट टेकअप करना पड़ेगा बेटा या आपको पूरा प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब डिविजिबल प्रोजेक्ट अगर होगा तो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 से सिखाता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 में डिविजिबल प्रोजेक्ट है बेटा। क्वेश्चन है शिवा लिमिटेड अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की प्लानिंग कर रही है अगले साल की। 5 प्रोजेक्ट है, एनपीवी 15% के रेट से दिया हुआ है। ये 5 प्रोजेक्ट के नाम दिए हुए हैं ABCDE। इन्वेस्टमेंट मतलब कि 0 पीरियड का कैश आउटफ्लो दिया हुआ है। एनपीवी दिया है 5 प्रोजेक्ट का और 1,20,000 क्या है बेटा, फंड्स अवेलेबल है बेटा। आपके पास सिर्फ 1,20,000 रुपये अवेलेबल है बेटा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बेटा कि अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट है, अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट है तो बताइए कौन सा प्रोजेक्ट अपने को सेलेक्ट करना चाहिए। बेटा अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल हो तो अपन क्या करते हैं बेटा, अपन एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं बेटा। एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं बेटा। एनपीवी डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा बेटा। एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं अपन लोग। देखिए ये 29 का आंसर है बेटा। एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाला अपन लोगों ने। एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला, एनपीवी डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट। एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या शो करता है कि 1 रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना उस प्रोजेक्ट में तो इतना एनपीवी हो रहा है। जैसे ए प्रोजेक्ट का एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट आया 0.308, मतलब ए प्रोजेक्ट में अगर 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 30 पैसे का एनपीवी आएगा। बी प्रोजेक्ट में अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे 47 पैसे का एनपीवी आएगा। सी प्रोजेक्ट में 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे 40 पैसे का एनपीवी आएगा। एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों निकाले अपन लोग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपने पास लिमिटेड है, पैसा अपने पास लिमिटेड है। अपने पास पैसा मात्र कितना है बच्चों, 1,20,000 रुपये है बेटा। अपने को ऑप्टिमाइज करना है रिटर्न्स को, अपने को उस प्रोजेक्ट को टेकअप करना चाहिए जहां पर एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। एब्सोल्यूट टर्म में एनपीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए है एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो अपन वहां पर ज्यादा कमाएंगे, क्योंकि पैसा कम है ना भैया, ऑप्टिमाइज करना है। तो अब अपन लोग क्या करेंगे बेटा, एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद रैंकिंग दे देंगे प्रोजेक्ट को। रैंकिंग कैसे देंगे, जिसका एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट होगा उसको रैंक 1 देंगे एंड सो ऑन। जैसे ई का एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट है, इसको रैंक 1 दे दिया। इसका 46 पैसे इसको रैंक 2 दे दिया। इसका 40 पैसे इसको रैंक 3 दे दिया। इसका 30 पैसे, इसका 37 पैसे इसको रैंक 4 दे दिया। और इसका सबसे कम है 30 पैसे इसको रैंक 5 दे दिया। अब रैंकिंग देने के बाद क्या करेंगे बेटा, प्रोजेक्ट डिविजिबल है याद रखिएगा। अगर एक प्रोजेक्ट को पूरा टेकअप नहीं भी कर पाए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेकअप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एलोकेशन करेंगे 1,20,000 रुपये का। कैसे एलोकेशन करेंगे, जिसको रैंक 1 आया था ना ई प्रोजेक्ट को, उसमें पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। देखिए ई प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा बेटा, 35,000 रुपये, और एनपीवी कितना आएगा 19,300। तो ई प्रोजेक्ट में अपन ने पूरा 35,000 इन्वेस्ट कर दिया और 19,300 का अपने को एनपीवी आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट रैंकिंग में था बी प्रोजेक्ट। बी प्रोजेक्ट को भी पूरा टेकअप कर लो, 40,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा, एनपीवी इतना आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रैंकिंग था सी प्रोजेक्ट। सी प्रोजेक्ट में भी पूरा इन्वेस्टमेंट कर दो, एनपीवी आ जाएगा, सी प्रोजेक्ट का एनपीवी आ जाएगा 10,100 रुपये। अब साथ में यहां पर टोटलिंग कर दो, आपका 1,00,000 रुपये ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, ईबीसी में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट हो चुका है। अब आपको 1,20,000 रुपये था, 20,000 बचा है। 20,000 किस में इन्वेस्ट करेंगे, रैंक 4 में डी है। अब डी जो प्रोजेक्ट है ना बेटा, इसमें अपने को पैसा चाहिए 30,000, लेकिन आप इन्वेस्ट कर पाओगे खाली 20,000। इसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रोजेक्ट। डी को पूरा टेकअप नहीं भी कर पा रहे हैं, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टेकअप कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रोजेक्ट। तो अपन 30,000 की जगह 20,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब 2/3 प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं। अगर 2/3 प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं, अपने को एनपीवी भी 2/3 होगा बेटा डी प्रोजेक्ट से, तो इसलिए इसका एनपीवी 11,200 का 2/3 लिया अपन लोगों ने,
डी प्रोजेक्ट का एनपीवी इन्वेस्ट, ये 2/3 इन्वेस्टमेंट किए, 2/3 ये हो गया आपका, ये डिविजिबल प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन था 29 नंबर। अब बेटा एक क्वेश्चन नंबर 33 कीजिएगा, इसमें डिविजिबल इंडिविजुअल दोनों कवर हो जाएंगे आपके। 1 लाख रुपए आपके पास अवेलेबल है बेटा, 1 लाख रुपए अवेलेबल है, 4 प्रोजेक्ट है CDEF, चारों प्रोजेक्ट में मिला के आपको 1 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एनपीवी दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है डिविजिबल प्रोजेक्ट अगर होंगे तो बताओ कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और अगर इनडिविजिबल होंगे तो कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। बेटा डिविजिबल प्रोजेक्ट होंगे तो क्या करेंगे अपन लोग, एनपीवी पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। एनपीवी पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लिया अपन लोगों ने, ये रहा एनपीवी पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इसमें रैंकिंग दे दिए। रैंकिंग देने के बाद अपन लोगों ने एलोकेशन 1 लाख रुपया कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, प्रोजेक्ट अगर इंडिविजिबल होंगे तो क्या होगा। अगर प्रोजेक्ट इंडिविजिबल होगा ना बेटा, तो आपको कई अलग अलग कॉम्बिनेशन डेवलप करने पड़ते हैं। कॉम्बिनेशन आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे कि 1 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट ना हो, और उस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें एनपीवी सबसे ज्यादा होगा। कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते समय पहले जो रैंक 1 वाला है उसको लो, फिर रैंक 2 वाले को लो, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल यहां पर रैंक 1 में कौन बैठा था, सी, रैंक 2 में कौन है, ई। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हुआ, सी और ई को ले लो। सी और ई को लेंगे तो 90,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, अपने पास 1 लाख है। सी और ई को लेने के बाद अगर सी और ई को ले लोगे आप, तो डी और एफ को तो ले नहीं पाओगे क्योंकि प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है बेटा। इनडिविजिबल है तो पूरा टिकअप करना पड़ेगा आपको। आपके पास तो 1 ही लाख है, 1 लाख में से 90,000 इन्वेस्ट हो गया, आपका 10,000 बचा आपके पास। 10,000 रुपये को आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, डी और ई एफ को टेकअप नहीं कर पाओगे अगर सी और ई ले लिया तो पहला ऑप्शन क्या बना, सी और ई। इन्वेस्टमेंट कितना, 90,000 रुपये। एनपीवी कितना, इन दोनों का समेशन है 44,000 रुपये, सी और ई का। सेकंड ऑप्शन क्या बन सकता है, सी को लो क्योंकि सी रैंक 1 था, सी के साथ ई तो ले ही चुके हो बेटा, डी ले नहीं सकते क्योंकि उसमें तो 1 लाख चाहिए। बचा एफ, तो सी और एफ को ले लीजिए। तो सेकंड कॉम्बिनेशन बन गया सी और एफ को। सी और एफ को लेंगे तो 1 लाख पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन एनपीवी कम हो जाएगा, 38,000 रुपये हो जाएगा एनपीवी आपका। और कोई ऑप्शन है, हाँ, डी को अकेले को ले सकते हो क्योंकि डी में 1 लाख रुपये अकेला लगेगा, तो डी को अकेले को ले लिया अपन ने। डी को अगर अकेले को ले लेंगे तो अपना 1 लाख रुपये पूरा लग जाएगा और 35,000 रुपये का अपने को एनपीवी आ जाएगा। तीनों में से बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें एनपीवी हाईएस्ट है, सी और ई। बेटा इसके अलावा एक 31 नंबर क्वेश्चन है बेटा। 31 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 31 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए बेटा 5 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन में, कैपिटल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड टू 1/10 in 94, नो लिमिटेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर। 94 में अपने पास 1,10,000 रुपये उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 95 में कोई दिक्कत नहीं है, 94 में लिमिट है पैसे की, और प्रोजेक्ट आर डिविजिबल लिखा हुआ है। देखिए 5 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, 5 प्रोजेक्ट में से इसको अपने को एलोकेशन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 31 का बेटा, 31 नंबर में सबसे पहले डी प्रोजेक्ट को अलग कीजिए आप लोग। डी प्रोजेक्ट को क्यों अलग कीजिए, क्योंकि डी प्रोजेक्ट में आप ध्यान देंगे ना तो 94 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है। 94 में ही तो अपने पास पैसा लिमिटेड था। 94 में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है डी प्रोजेक्ट में, तो डी को अपने को अलग करना पड़ेगा। डी के लिए अलग से डिसीजन लो। डी के लिए डिसीजन कैसे लेंगे, डी का एनपीवी निकालेंगे बेटा। डी का एनपीवी अगर पॉजिटिव होगा ना तो डी को अलग से बोल दो कि टेकअप कर लो, डी का एनपीवी निगेटिव हुआ ना, डी को अलग से बोल दो नॉट टेकन अप। तो बेटा इसलिए मैंने आंसर में क्या किया, देखिए डी प्रोजेक्ट का अलग से एनपीवी निकाले अपन लोग। इसका एनपीवी पॉजिटिव आया तो अपन ने डी को लिख दिया टेकअप करेंगे अलग से। इसको रैंकिंग में नहीं डालना है अपने को, ए बी सी और ई के साथ रैंकिंग में नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है ए बी सी ई के साथ रैंकिंग में, क्योंकि डी प्रोजेक्ट को 94 में पैसे की दरकार नहीं है, अपने पास पैसा 94 में लिमिटेड है। अब क्या करेंगे, बाकी जो 3 प्रोजेक्ट बचे ना, चारों प्रोजेक्ट ए बी सी और ई, इन चारों को पहले अपन लोग एनपीवी निकाल लेंगे बेटा। एनपीवी निकाल लेंगे, ये आ गया एनपीवी 3350 8350 9400 3350। बेटा ई का एनपीवी निगेटिव है तो ई को तो एज सच आप लोग रिजेक्ट कर दो, ई को तो कोई रैंकिंग देने की जरूरत ही नहीं है, एनपीवी निगेटिव है। बेटा बाकी जो 3 प्रोजेक्ट बचे ए बी सी, ये तीनों प्रोजेक्ट में अपन लोग एनपीवी, चूंकि डिविजन प्रोजेक्ट है, डिविजन प्रोजेक्ट में हम लोग एनपीवी पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं बेटा। एनपीवी पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। यहां पर एक आईएमपी बात याद रखना बेटा कि यहां पर एनपीवी पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते समय इन्वेस्टमेंट सिर्फ 94 की लीजिएगा। फॉर एग्जांपल बी प्रोजेक्ट में देखो 94 में भी इन्वेस्टमेंट है 40,000,
95 में भी इन्वेस्टमेंट है। एनपीवी निकालते समय दोनों इन्वेस्टमेंट को लेंगे, लेकिन एनपीवी पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट जब निकालना होगा ना, खाली 94 की इन्वेस्टमेंट को लीजिएगा। 70,000, 40,000, 50,000 इनको लीजिएगा एनपीवी पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते समय, बिकॉज 94 में अपने पास पैसा लिमिटेड है। अपने को उस प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करना है जिसमें एनपीवी पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 94 सबसे ज्यादा हो। एनपीवी पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 94 सबसे ज्यादा हो, उसको अपने को ऑप्टिमाइज करना है। इसीलिए बेटा एनपीवी पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट 94 निकाले अपन लोग। 94 का ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। तो ये आ गया आपका। और अब इसमें रैंकिंग दे दिए, जिसका एनपीवी पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट है, बी का 20 पैसे है, इसका 18 पैसे है, इसका 4 पैसे है। अब अपन लोग एलोकेशन कर देंगे, एलोकेशन करके एनपीवी लिख देंगे। पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टेकअप कर सकते हैं। बी का रैंक 1 था, पूरा टेकअप कर लिया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट खाली 94 की लिखना। सी का पूरा टेकअप कर लिया। ए में पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकअप किया, तो ए में 94 में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, 70,000। कितना कर रहे हैं, 20,000, तो 2/7 हो गया, इसलिए इसके एनपीवी को भी 2/7 कर दिया अपन लोगों ने। ये है आपका कैपिटल बजटिंग का, कैपिटल राशनिंग टॉपिक। अब इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में एक लास्ट क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन नवंबर 22 में आया था बेटा। ए फर्म इज इन नीड ऑफ ए स्मॉल व्हीकल टू मेक डिलीवरीज। It is intending to choose between two options. One option is to buy a new 3-wheeler that would cost 1,50,000, will remain in service for 10 years. The other alternative is to buy a second-hand vehicle for 80,000 rupees that could remain in service for 5 years. Thereafter, the firm can buy another second-hand vehicle for 60,000 rupees that will last for another 5 years. The scrap value of the discarded vehicle will be equal to the WDV. The firm pays 30% tax, allowed to claim depreciation 25% WDV, COC 12%. You are required to advise the best option. 10 साल का अपने को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है। आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ बेटा कि एक फर्म को एक स्मॉल व्हीकल खरीदना है। इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बेटा, एक नई 3-व्हीलर खरीदे। 1,50,000 कॉस्ट होगी बेटा, 10 साल की लाइफ होगी। नई 3-व्हीलर 1,50,000 कॉस्ट, 10 साल लाइफ। सेकेंड ऑप्शन है बेटा, 2 सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदे। पहले एक सेकेंड हैंड व्हीकल 80,000 में खरीदे, वो चलेगी 5 साल तक। 5 साल के बाद उसको स्क्रैप्ड कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। फिर 5 साल के बाद एक और सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदेंगे 60,000 रुपए की, वो चलेगी अगले 5 साल तक। डिप्रीशन रेट दिया हुआ है 25% WDV, टैक्स रेट दिया 30%, COC है 12%। बोल रहा है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। एक इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की बहुत, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द डिस्कार्डेड व्हीकल विल बी इक्वल WDV। मतलब डिस्कार्डेड व्हीकल का मतलब जिस व्हीकल को अपन लोग डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब वो नई व्हीकल खरीदो चाहे पुरानी, दोनों व्हीकल खरीदो, तीनों को डिस्कार्ड करेंगे अपन लोग। डिस्कार्ड का मतलब है निकाल देना, चलन से बाहर कर देना। नई व्हीकल है 10 साल का डिस्कार्ड होगी। ये पहली सेकेंड हैंड व्हीकल है 5 साल का डिस्कार्ड होगी। सेकेंड हैंड व्हीकल है वो भी 5 साल के बाद फिर डिस्कार्ड हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द डिस्कार्डेड व्हीकल विल बी इक्वल टू इट्स WDV। मतलब कि जो डिस्कार्डेड व्हीकल है ना, वो जितनी उसकी WDV होगी ना, उतने में वो बिक जाएगी बेटा। अब ये क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि इस क्वेश्चन में आपको जो रेगुलर कैश इनफ्लो दिए रहते हैं ना, वो इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं। जैसे वो सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वो सब नहीं दिए हुए हैं। अब बेटा जब वो सब दिए रहते थे ना, तो अपन डिप्रीशन को भी लेते थे। डिप्रीशन को PBT निकालते थे, माइनस करते थे, फिर टैक्स निकालते थे,
फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक करते थे, नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन का अपने को टैक्स बेनिफिट मिलता है कुल मिला के। डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट अपन अभी तक क्यों कंसिडर नहीं किया अलग से, उसका अपने आप इंपैक्ट आता था। आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे, पीबीटी कम होता था, टैक्स कम हो जाता था। अगर डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते, पीबीटी ज्यादा होता, टैक्स ज्यादा होता। तो जो डेप्रिसिएशन की वजह से जो टैक्स का रिडक्शन हुआ ना, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग। बेटा इस क्वेश्चन में अपने को नया कंसेप्ट ये है कि इस क्वेश्चन में चूंकि अपने को रेगुलर कैश फ्लो नहीं दिए हुए हैं, तो अपन पीबीटी निकाल नहीं सकते, लेकिन टैक्स रेट दिया हुआ है। तो अपन इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का टैक्स बेनिफिट लेंगे। न्यू कंसेप्ट, डेप्रीसिएशन का टैक्स बेनिफिट लिया जाएगा। डेप्रीसिएशन का टैक्स बेनिफिट कैसे निकालते हैं? डेप्रीसिएशन रेट को, डेप्रीसिएशन के अमाउंट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, डेप्रीसिएशन का टैक्स बेनिफिट आ गया। डेप्रीसिएशन के टैक्स बेनिफिट को कैश इनफ्लो लिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन अपन लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? ये क्वेश्चन प्रोसीड करने का तरीका ये है, तो पहला ऑप्शन क्या है अपने पास? पहला ऑप्शन है अपन 1,50,000 में नई व्हीकल खरीदें। 1,50,000 रुपए ऑप्शन नंबर 1 में 0 पीरियड का कैश आउटफ्लो हो जाएगा। फिर अपने को निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेव्ड ऑन डेप्रिसिएशन। ये अपन कैसे निकालेंगे बेटा? 1,50,000 रुपए में 10 साल का 25% के रेट से डेप्रिसिएशन निकालते जाओ, ईयर 1 से लेकर 10 लिख लो। डेप्रिसिएशन को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, टैक्स सेव्ड ऑन डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10 साल का। पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, टैक्स सेव्ड ऑन डेप्रिसिएशन की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, उसका समेशन कर दो, वो आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेव्ड ऑन डेप्रिसिएशन। ये आ रहा है 29830। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्क्रैप वैल्यू विल बी इक्वल टू WDV ऑफ द डिस्कार्डेड मशीन। तो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 150, 10 साल में आपने जितना डेप्रिसिएशन लगाया ना वो है 141,553, उसको आपने माइनस कर दिया, तो मशीन की WDV आ गई 10 साल के आखिरी में 8,447। इतने में ये मशीन 10वें साल में बिक जाएगी, तो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू ले लिया 8,447 और 10 ईयर का पीवीएफ ले लिया। बेटा इस क्वेश्चन में मुख्य रूप से आउटफ्लोज हैं, इनफ्लो खाली टैक्स सेव्ड ऑन डेप्रिसिएशन है। ये क्वेश्चन आउटफ्लो का है। जब आउटफ्लो का क्वेश्चन रहता है ना, तो अपन जिस ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कम रहता है ना, उसको चूज करते हैं। यहां अपने को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना है, एनपीवी नहीं निकालना है, क्योंकि आउटफ्लो ही आउटफ्लो दिए हुए हैं। इनफ्लो तो खाली टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो यहां पर अपने को एनपीवी नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जिस ऑप्शन में लोअर होगा ना, उसको अपन लोग सेलेक्ट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जिस ऑप्शन में लोअर होगा ना, उसको अपन लोग सेलेक्ट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अपने निकालना था, पहली मशीन का इतना आ गया। बेटा जब खाली आउटफ्लो ही आउटफ्लो रहे ना, तो अपन साइन को चेंज कर देते हैं, आउटफ्लो को विदाउट ब्रैकेट शो करते हैं, इनफ्लो को विद इन ब्रैकेट शो करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या था बेटा? पहले अपन 80,000 रुपये में एक व्हीकल खरीदें, 80,000 में उसको 5 साल तक चलाएं। तो 80,000 में 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालो, डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग निकालो, टैक्स सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। 5वें साल के आखिरी में इसकी डेप्रिसिएशन की टोटलिंग कर दिए तो 61016 आ गया। ये क्या आ गया? 5वें साल तक कितना डेप्रिसिएशन इसमें लग गया। 80,000 में से 61016 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5वें साल के आखिरी में WDV। 5वें साल के आखिरी में ये मशीन अपनी WDV पे बिक जाएगी, वो आ गया 5वें साल का, ये रहा 18984। 5वें साल की स्क्रैप वैल्यू आ गई इसकी। 5वें साल में ये मशीन इतने बिक जाएगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अपन नीचे ले लेंगे। ये 5वें साल में इतने मशीन बिक जाएगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इनफ्लो को विद इन ब्रैकेट शो करते हैं, आउटफ्लो को विदाउट ब्रैकेट शो करते हैं। फिर 5वें साल के आखिरी में ही
अपन लोग सेकेंड मशीन खरीदेंगे बेटा 60,000 रुपए की, तो 5वें साल के आखिरी में ये आउटफ्लो हो गया। फिर 6वें साल से इस सेकेंड मशीन में 60,000 रुपए अपन डिप्रेशन क्लेम करेंगे, फिर उसका टैक्स बेनिफिट निकालेंगे। टैक्स बेनिफिट ऑफ डिप्रेशन अपने लिए इनफ्लो हो गया। 6वें से 10वें साल तक इस मशीन में 45762 का डिप्रेशन लग जाएगा। 45762 का डिप्रेशन लग गया, 60,000 रुपए कॉस्ट थी, इतना डिप्रेशन लग गया, ये इसकी WDV आ गई, इतने में ये मशीन बिक जाएगी 6वें साल के आखिरी में, 10वें साल के आखिरी में 14238 में। ये 14238 लास्ट ईयर का इनफ्लो हो गया, इनफ्लो को विद इन ब्रैकेट, आउटफ्लो को विदाउट ब्रैकेट। टैक्स बेनिफिट ऑफ डिप्रेशन को इनफ्लो है, ये भी विद इन ब्रैकेट। जिसका पीवीसीओ कम होगा वो बेटर ऑप्शन होगा। पहले ऑप्शन का पीवीसीओ था 117450, सेकेंड ऑप्शन का पीवीसीओ है 78684, इसका पीवीसीओ कम है, इसको अपन लोग सेलेक्ट करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 की पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है बेटा।